नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अरब आक्रमण। मैं आपको मध्यकालीन भारत पढ़ा रहा था, तो उसी क्रम में आज हम लोग को पढ़ना है अरब आक्रमण। और अरब आक्रमण के टोटल 2 वीडियोज़ आएंगे। तो ये पहला वीडियो है अरब आक्रमण में, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे 8वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। मतलब जब अरब आक्रमण 8वीं शताब्दी में हुआ, उसके पहले भारत में कौन कौन से राज्य थे, उस पर कौन कौन से शासक शासन कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण। तो आपको पता होगा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सफल आक्रमण होता है। हालांकि उसके पहले भी बहुत सारे आक्रमण होते हैं, वो मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जब अरबों का आक्रमण हुआ उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। अरबों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा या फिर स्थिति, यानी 8वीं शताब्दी की बात हो रही है यहाँ पर। 8वीं शताब्दी में भारत में कोई एक ऐसी मजबूत केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो इस देश को एक सूत्र में बांध सके। इस समय देश विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था, जिन पर छोटे छोटे शासक शासन करते थे। ये आपस में लड़ते रहते थे। कुछ प्रमुख राज्य निम्नलिखित हैं। तो देखिए, मतलब उस समय भारत एकदम टूटा हुआ था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, उसके पहले की बात करें या उस समय की बात करें, उस समय भारत एकदम टूटा हुआ था। कोई भी एक शक्तिशाली शासक नहीं था जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सके, संगठित कर सके, एकता स्थापित करे। छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे क्षेत्रों पर शासन करते थे और आपस में लड़ते रहते थे। इसी का फ़ायदा मोहम्मद बिन कासिम ने उठाया था और आक्रमण करके जीत लिया। अब कुछ राज्यों की बात कर लेते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान की बात करें तो उसमें अफ़गानिस्तान में एक ब्राह्मण वंश का शासन था। मुसलमान लेखकों ने इसको हिंदू शाही साम्राज्य कहा, या फिर काबुल कहा, या फिर जाबुल। ये जो ब्राह्मण वंश था, इसको मुसलमान लेखकों ने क्या नाम दिया? हिंदू शाही साम्राज्य कहा, किसी ने काबुल कहा तो किसी ने जाबुल कहा। कश्मीर की क्या स्थिति थी उसमें? 7वीं शताब्दी में कश्मीर में दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन, ये जो सारे चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बीए कर रहे हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है, आपके ग्रेजुएशन में काम आएगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो कारकोट वंश की स्थापना किसने की? दुर्लभ वर्धन ने। कहाँ पर? कश्मीर में। ह्वेन सांग ने उसी के शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ह्वेन सांग ने कश्मीर की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो दुर्लभ वर्धन के समय। दुर्लभ वर्धन का उत्तराधिकारी दुर्लभक हुआ, जिसने प्रतापादित्य की उपाधि धारण की थी। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। कश्मीर के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीड़ सबसे प्रतापी शासक था। उसी के समय में सूर्य देवता के लिए मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये जो मार्तंड मंदिर है, जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर में करवाया गया था, सूर्य देवता से संबंधित है और इसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। तो ये कश्मीर की स्थिति हो गई। अब बंगाल की स्थिति देख लेते हैं। उसमें बंगाल में गौड़ शासक शशांक का शासन था। ये गौड़ एक क्षेत्र है बंगाल का, तो छोटा सा क्षेत्र है। तो वहाँ पर शासक जो था शशांक, तो उसने पूरे बंगाल में शासन अपना स्थापित कर लिया था। 600 से लेकर 638 ईस्वी तक गौड़ साम्राज्य पर शासन किया। शशांक के बाद उसके बेटे मानव ने 8 माह तक गौड़ पर शासन किया। शशांक का बेटा कौन था? मानव, मतलब नाम था मानव। ओके, मानव तो वैसे हम सभी लोग हैं। 8वीं शताब्दी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की बंगाल में। इस वंश ने लगभग 12वीं शताब्दी तक शासन किया। फिर यहाँ पर है कन्नौज। देखिए, कुछ प्रमुख राज्य हैं, उन्हीं के बारे में जानेंगे। वैसे तो बहुत सारे राज्य थे। तो 8वीं शताब्दी के आरंभ में कन्नौज के सिंहासन पर बैठा यशोवर्मन। 8वीं शताब्दी के आरंभ में कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? यशोवर्मन। वह सिंध के राजा दाहिर का समकालीन था। आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंध के राजा दाहिर, जिनसे मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला होता है। उसने कन्नौज को अतीत का गौरव प्रदान किया। फिर ये आपका एक और बचता है सिंध, जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिंध पर ही सबसे बड़ा आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का। सिंध में राय वंश का शासन था। जब ह्वेन सांग भारत आया तो उसने सिंध में शूद्र शासन कर रहा था। राय वंश का अंतिम शासक राय साहसी द्वितीय था।
उसके एक ब्राह्मण मंत्री चाच ने उसके उपरांत राज्य पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण वंश की नींव डाल दी। चाच के पश्चात चंद्र और चंद्र के पश्चात दाहिर गद्दी पर बैठा। इस प्रकार अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर। तो देखिए पूरा इतिहास मैंने बता दिया, इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। शुरुआत में सिंध में राय वंश का शासन था। जब ह्वेनसांग भारत आया था तो उसने देखा कि सिंध में शूद्र शासक शासन कर रहा है और राय वंश का अंतिम शासक कौन था? राय शासी द्वितीय। अब राय शासी द्वितीय का एक मंत्री था जो कि ब्राह्मण था, चाच। तो कहा जाता है कि चाच ने उसकी हत्या करा के उसके राज पर अधिकार कर लिया, ब्राह्मण वंश की नींव डाल दी। चाच का जो मतलब उत्तराधिकारी हुआ चंद्र हुआ और चंद्र के बाद दाहिर गद्दी पर बैठा। तो इस समय यानी कि जब आक्रमण हुआ तो उसमें सिंध का शासक दाहिर था और इसी के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। तो आगे वाला जो वीडियो होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। वहाँ पर हम लोग जितने भी आक्रमण किए हैं मोहम्मद बिन कासिम ने या उसके पहले जितने भी अरबों के आक्रमण हुए, चाहे सफल हुए चाहे असफल, उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।